एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज अगेन आज स्वागत है आप सबका 17 तारीख फरवरी की, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के पहले करंट अफेयर के साथ। और करंट अफेयर क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में हमारे देश में 12 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 12 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कहां पे कौन सा बंदा अपॉइंट हुआ है, राइट। तो अभी क्वेश्चन बन महाराष्ट्र में किसको अपॉइंट किया गया? तो सिंपल सा जी, रमेश बैस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो 12 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी है ना बेटा, ये एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आपको थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लिस्ट है हमारे पास, हम रीड करते हैं। सबसे पहला जो पर्सन है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम पारनेक। ठीक है, इनको बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है गवर्नर ऑफ सिक्किम। सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है गवर्नर ऑफ झारखंड। शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। गुलाब चंद्र कटारिया जो हैं वो असम के गवर्नर बने हैं। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर, इनको बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो बेटा जो जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनको भी हम बना सकते हैं, रिटायर्ड जजेस को भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज बिस्वा भूषण हरिचंद्रन, इनको बनाया गया है आंध्र प्रदेश के से हटाकर इनको छत्तीसगढ़ का जो है गवर्नर बना दिया गया है। तो ठीक है, इनका अब शिफ्टिंग हुआ है, इनका रीशफल हुआ है, तो बीच में रीशफल भी हुए हैं, कुछ नए अपॉइंटीज भी हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है हमने। आगे देखते हैं इस लिस्ट के अंदर और कौन से पर्सन हैं। सुश्री अनुसुईया उइके, इनको ये करंटली गवर्नर थी छत्तीसगढ़ की, अब इनको जो है मणिपुर के पास चार्ज दे दिया गया है। ला गणेशन, जो कि आपने पिछली बार भी न्यूज में पढ़ा होगा, मणिपुर के गवर्नर, अब इनको नागालैंड का चार्ज दे दिया गया है। फागू चौहान जो हैं बिहार के गवर्नर हैं, अब इनको मेघालय का चार्ज मिल गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, अब इनको बिहार का चार्ज मिल चुका है, अब ये बिहार में सर्व करेंगे। रमेश बैस, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था, ये पहले झारखंड के गवर्नर थे और अब इनको जो है महाराष्ट्र का गवर्नर जो है अपॉइंट कर लिया गया है। ठीक है, ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री MBD मिश्रा, ठीक है, इनको अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था, लेकिन नाउ अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं कहाँ के? लद्दाख के। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट तो हमें पता ही है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके लिए या तो हम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है बेटा, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है और स्टेट्स के अंदर क्या होता है? स्टेट्स के अंदर तो गवर्नर ही होते हैं। ठीक है जी, अभी कुछ ना बेसिक्स डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है ना कि एग्जाम में इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छा जो है वेटेज लेकर आता है हमारे एग्जाम में, पेपर में, और अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, एंड वैसे भी इंडियन पॉलिटी ना मैथ की तरह एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जितना बढ़िया से समझ लोगे उतना बढ़िया से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई गवर्नर अगर न्यूज में आए हैं तो हो सकता है एग्जामिनर बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे, ये ना पूछे कि कौन सा गवर्नर बना है, हो सकता है वो बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे। तो बैकग्राउंड से क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। आर्टिकल नंबर 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है कि हमारे हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बेटा ये नहीं कहता कि हर एक स्टेट को एक ही गवर्नर मिलना चाहिए। एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के चार्ज को संभाल सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 171 का भी हम डिस्कशन जरूर करेंगे। आर्टिकल 171 क्या कहता है कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, 2 और मोर स्टेट्स को
या यूनियन टेरिटरी को बेटा सर्व कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में फ्लो चार्ट की भाषा में पढ़ना सीखो, बहुत आसान हो जाएगा पेपर क्रैक करना, और रिवाइज करना तो उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 171 क्या कहता है कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को सर्व कर सकता है, और आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर अपना अपना होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल 155 क्या कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं देश के, वही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। देखो बेटा, अपन इंडियन पॉलिटी की क्लास में कैसे पढ़ते हैं, कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, इधर प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, इधर गवर्नर को पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटर में अगर प्रेसिडेंट है तो उसके जैसा ही स्टेट्स में कौन है, गवर्नर है। लेकिन वहां पे हम एक चीज अच्छे से डिफाइन करके पढ़ते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है ना बेटा, ये तो हमारे देश का इलेक्टेड हेड होता है, क्योंकि इस बंदे का इलेक्शन होता है। बेशक हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बेटा उन लोगों को भी तो वोट डाल डाल के हमने ही बिठाया ना, तो हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है। लेकिन गवर्नर का बेटा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता, और इसका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है जी, और इनका आर्टिकल 156 क्या कहता है कि टर्म कितना होता है, वैसे तो बेटा 5 साल का बताया गया है नॉर्मली, लेकिन एक बात याद रखना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत जरूरी है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 साल का टेन्योर इनका बताया गया है। ठीक है जी, एज कितनी होनी चाहिए भाई, प्रेसिडेंट की भी 35 और इसकी भी 35 साल कम से कम इसके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, ये बंदा किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई एमपी नहीं होना चाहिए ये। ठीक है जी, और ये बंदा स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, एमएलए या एमएलसी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ना तो ये बंदा एमएलए होना चाहिए, ना ये बंदा एमएलसी होना चाहिए, तो दोनों के लिए सिचुएशन रॉन्ग है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना ही पब्लिक में ना ही प्राइवेट में। ठीक है जी, ना तो कोई प्राइवेट में इसका कोई अपना ऐसा काम होना चाहिए जिसमें से ये पैसा कमा रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसका होना चाहिए, ना ही कोई पब्लिक सेक्टर में ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर में। सिंपल एग्जांपल बताती हूं मैं आप लोगों को, अगर कोई बंदा गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, ये दोनों के लिए कंडीशन होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑफिस जहां से वो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि भाई उनको सैलरी मिलती तो है। ठीक है जी, तो ऐसा कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए जहां से वो पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक वो हमारे स्टेट का गवर्नर है, और शाम को 5 बजे के बाद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा रहा है और उनसे पैसे भी ले रहा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हम याद रखेंगे, और एक्स्ट्रा में हमने लिखा आर्टिकल 171, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, उसमें पॉलिटी के हमारे पास कुछ अच्छे कंसेप्ट्स देखने को मिले। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है इस साल का। Who inaugurated Aero India 2023 with the hopes of local production boost? तो भाई क्या है ये एरो इंडिया, क्या है ये एरो इंडिया ना, एक शो है, एक प्रोग्राम है, और शो का मतलब आप समझते हो ना, किसी चीज की एग्जीबिशन करनी। तो जितने भी बेटा हमारे एरो मीन्स एयर, ठीक है, एरो मीन्स एयर, एरोप्लेन्स हो गए, हमारे डिफेंस के बहुत सारे जेट्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, उन सब का एग्जीबिशन होगा, उस सब का शो होगा। और ये ना आज आखिरी दिन है बेटा, 17 फरवरी तक ये प्रोग्राम होना था, खत्म हो जाएगा, आज ही आखिरी दिन है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने फाइटर जेट्स की नुमाइश करती हैं, हमारे भी आके देखते हैं, जिससे क्या होता है ना,
कई बार हमारी कोई चीज, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी लग जाती है। अब जैसे मॉरिशियस को, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा ना कि मॉरिशियस को हमारा ALHM-K3 टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया से खरीदेंगे। ठीक है जी। अब इस शो के अंदर भी जो जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे वो लोग कहेंगे कि हमारे लिए भी बना के दो भाई, हम भी खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर हम खरीदेंगे तो सीधी सी बात है भाई, हमारे देश में प्रोडक्शन बूस्ट होगा डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, और प्रोडक्शन बूस्ट होगा तो वही आत्मनिर्भर भारत हम डिफेंस क्षेत्र में भी होते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो भाई नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया और ये एक बाईइनियल एक्सरसाइज है बेटा, मतलब ये ना 2 साल में एक बार होता है, इसको लिख लेना, 2 साल में एक बार होता है जिसको हम कहते हैं बाईइनियल। बाई मतलब 2 होता है बेटा, इनियल हम शब्द इस्तेमाल करते हैं साल के लिए, तो 2 साल में एक बार इवेंट हो रहा है, इसे हम कहते हैं हमारा एरो इंडिया 2023। और बेटा हर साल बेंगलुरु में ही होता है, तो कहीं और भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब कहाँ हुआ, हर साल बेंगलुरु में ही होना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, जैसा कि क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने दिया। इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि डिफेंस मंत्रालय के अंडर आता है। कहां पे होता है भाई? ये बेंगलुरु कर्नाटका में होता है हर साल। हर दूसरे साल मोर देन 32 डिफेंस मिनिस्टर जो हैं अलग अलग देशों के, वो पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। 251 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं बेटा, जिसकी लागत कितनी है भाई? 75,000 करोड़। मतलब इतना हमारे देश के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इतना मतलब हम लोग जो हैं वो प्रोड्यूस करके दूसरे देशों को देने वाले हैं, तो बहुत अच्छा काम हो गया है। और थीम क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। रनवे क्या होता है? जहां पे जहाज वगैरह चलते हैं फिर बाद में वो टेक ऑफ करते हैं, है ना, तो रनवे रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अब आने वाली है। तो देखिए ये बहुत बढ़िया इन्होंने बनाया। डिफेंस मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, मतलब लोगों से ही काफी जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना, तो एरो इंडिया शो का लोगो देखना बेटा, लोगो याद रखना, हमारा तिरंगा ही बना हुआ है लेकिन डिफरेंट शेप के अंदर। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा शो होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। 13 तारीख को शुरू हुआ, 17 फरवरी को जो है आज ये खत्म होने वाला है, एयरफोर्स स्टेशन येलांका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच स्टेट यूटी लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लिथियम रिजर्व्स बहुत कम है, हमको दूसरे देश से लिथियम रिजर्व लेना पड़ता है। ठीक है, और लिथियम की क्यों जरूरत है भाई? क्योंकि लिथियम आयन, साइंस की क्लास याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था, लिथियम आयन जो है इसकी बैटरीज बनती है। कौन सी बैटरी बनती है? जिनको हम बेटा रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे कि आपका फोन आप चार्ज कर लेते हैं, है ना, तो जो भी बैटरीज हम रिचार्ज कर सकते हैं ना, उसमें जो इस्तेमाल होता है वो लिथियम आयन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसीलिए हम लोगों को दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता है। चाइना, ताइवान, ऐसी कंट्री से हम लोगों को जो है एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है लिथियम आयन रिजर्व्स में बहुत कम है। तो बेटा ऐसे लिथियम आयंस, अगर लिथियम रिजर्व्स हमको मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली हम भी धीरे धीरे लिथियम के अंदर आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे, तो किसी और देश से हमको बैटरीज वगैरह मंगवानी नहीं पड़ेंगी। ठीक है जी, तो देखिए भाई कहां मिला भाई? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोगों को मिला है। तो फ्रंट पेपर न्यूज था, आप लोगों ने देखा होगा। ये देखिए किसने ढूंढ के निकाला? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो एक तो आप लोग उसमें पढ़ते होगे ना अपना हिस्ट्री के अंदर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि पुरातत्व विभाग जो होता है पुरानी चीजों को खोज के निकालता है। कोई पुरानी इमारतें हैं, कोई पुरानी मूर्तियां हैं, पुराने पत्थर हैं। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? ये धरती की स्टडी करता है। जियो मीन्स अर्थ होता है। ठीक है, तो धरती की जो स्टडी है उस स्टडी में से अगर कुछ मिलता है, सर्वे होता है, ढूंढ के निकालता है, तो वो भाई इसी का काम है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम ढूंढ के निकाला, और कितना भाई? 5.9 मिलियन टन्स का। इतना मतलब जो है काफी अच्छा प्रोडक्शन है हमारे पास इस समय। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत कम था। ठीक है, तो बहुत अच्छा ढूंढ के निकाला। कहां पे?
सलल हायमाना एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ढूंढ के निकाला है। ठीक है जी। नाउ अभी लिथियम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड, ये साइंस के हिसाब से क्वेश्चन बनने वाला है, ये जो लाइन है। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज में सॉफ्ट और सिल्वरी व्हाइट कलर का मेटल होता है, इसलिए इसका नाम ही व्हाइट गोल्ड हमने रखा हुआ है। और गोल्ड क्यों, क्योंकि भाई रिजर्व्स कम है और कीमत जो होगी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ठीक है जी। मेजर ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा विश्व में चिली, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अर्जेंटीना, ये टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, याद रखना, क्योंकि लिथियम का सवाल अगर इंडिया के अंदर कहीं से आया है तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना इसको। ठीक है, और लिथियम ट्राइंगल को भी ध्यान में रखना भाई, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। ठीक है, ये यूपीएससी और पीसीएस वाले जरूर इसको ध्यान में रखें कि लिथियम ट्राइंगल 3 कंट्रीज को मिला के बनता है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को। ठीक है, अभी दिखाती हूं मैं आपको मैप में। और इंडिया के जो लिथियम रिजर्व्स हैं फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, इसको छोड़ देते हैं हम, तो 14,100 टन जो है हमारे पास सिर्फ मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है, कर्नाटका के। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है हमारे बैटरी प्रोडक्शन को, क्योंकि लिथियम रिजर्व्स हमको बहुत भारी मात्रा के अंदर मिले हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, जैसे हमने बात किया था कि ये जो आपका अर्जेंटीना है और इधर आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं इसको हम लिथियम ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ठीक है, तो इन 3 देशों के अंदर जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो काफी अच्छी मात्रा में है, इसलिए ये लोग ऐसी शेप बनाते हैं ना, तो इसको लिथियम ट्राइंगल भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें भाई, यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगले सवाल की बात करें। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ हिमाचल निकेतन इन दिल्ली? क्या है भाई ये? देखो, हिमाचल निकेतन क्या है? ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही कोई कदम उठाया है। कहाँ पे उठाया? दिल्ली में। तो बेटा हिमाचल प्रदेश से कुछ रेजिडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स या फिर कोई टूरिस्ट वगैरह इंडिया के अंदर आता है, दिल्ली में आता है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर अगर वो आता है तो दिल्ली के अंदर उसको रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसको ना आप एक हॉस्टल टाइप फैसिलिटी समझ के देखो। ठीक है, कि एक तरीके का ना हॉस्टल टाइप या होटल टाइप फैसिलिटी है, बस होटल में पैसे ज्यादा होते हैं और हॉस्टल वगैरह में पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा सिस्टम जो है ये बनाने जा रहे हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग ये बनाने जाएंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को स्पेशली जो है फोकस में रखना है और रहने के लिए उनको जगह देनी है दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि बेटा दिल्ली में बहुत बच्चे स्टूडेंट फोर्स जाता है पढ़ाई करने के लिए, आईएएस वगैरह की तैयारी करने के लिए ना, तो दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, स्पेशल फोकस उनका है। या फिर और भी रेजिडेंट जो हिमाचल से आते हैं और दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनके लिए भी बनाया जा रहा है। तो नाम ही क्या रख दिया? हिमाचल निकेतन। और शुरू किसने किया? ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। ठीक है जी, तो देखिए हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ये देखिए यहाँ पे है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा हिमाचल निकेतन का। ये बेटा अकोमोडेशन फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए और रेजिडेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश के न्यू दिल्ली में आते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग रहेगी, द्वारका दिल्ली के अंदर बनेगी, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 57.72 करोड़ की होगी। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनके बारे में याद रखने, और ये सीएम है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है जी, तो चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व रेडियो डे हम लोग कब मनाते हैं? मतलब पूरे देश में मनाया जाता है ना, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो एक बात तो ध्यान रखना कि कौन मनाएगा? यूनाइटेड नेशंस मनाएगा। ठीक है जी, 13 फरवरी को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि हमने बात किया कि यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहा है। इस बार जो एडिशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा, वो 12वां एडिशन है। ठीक है जी, 12वां एडिशन है वर्ल्ड रेडियो डे का। 13 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम याद रखना है हमेशा, रेडियो एंड पीस, क्योंकि बेटा रेडियो जो है ना वो हमेशा सच्ची पीस लेके आता है, शांति लेके आता है। आप और कोई भी चीज देख लो, जैसे कि न्यूज चैनल है, वहां पे आपको डिबेट्स मिलेंगी देखने को। मतलब न्यूज देखते ही, न्यूज चैनल देखते ही ना इंसान के दिमाग में ना नेगेटिविटी भर जाती है कि फलानी सरकार ऐसी, ये इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। एक रेडियो ही ऐसा माध्यम है जो शांति कायम करने का काम करता है। तो आप देखते होगे रेडियोस पे कभी डिबेट्स नहीं होती
होती हैं, वहां पे बस न्यूज टेलीकास्ट होती है, उसके बाद किसी अच्छे विषय के ऊपर जो है डिस्कशन किया जाता है ना। तो रेडियो वेडियो बेटा अपन सारे ही सुनते हैं, और रेडियो सुनना भी चाहिए। न्यूज चैनल देखने की बजाय तो बंदा रेडियो सुन ले, डिप्रेसिव सा मूड नहीं रहेगा, अच्छा मूड रहेगा, ठीक है। तो भाई रेडियो एंड पीस जो है ये इनका थीम रहेगा, क्योंकि रेडियो जो है पीस कायम करने का काम करता है। पहली बार हमने ये दिन 2012 के अंदर मनाना शुरू किया था, तो इस बार 12वां एडिशन जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। इस डेट को क्यों चूज किया गया? क्योंकि बेटा 13 फरवरी 1946 को यूनाइटेड नेशंस का रेडियो बन गया था, उन्होंने अपना रेडियो शुरू कर दिया था यूनाइटेड नेशंस ने, इसलिए उनके लिए उस डेट को ही इतना महत्व दे दिया। तो इसके लिए हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 फरवरी को, ठीक है। और 1946 के अंदर क्या बना था हमारा? रेडियो, यूएन रेडियो बना था, जिसकी वजह से हमने ये डेट चूज किया। पहली बार हम लोगों ने 2012 में सेलिब्रेट किया, 12वां एडिशन है, ठीक है। और थीम क्या है? रेडियो एंड पीस। और मनाता कौन है? यूएन मनाता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलें। Who inaugurated the second Indian Rice Congress at कटक? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस हुई है कटक के अंदर, और इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इन्होंने शुरू किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो बेटा कहाँ पे किया है? वैसे तो सवाल में कटक है, लेकिन कटक में भी कहाँ पे होगा ना, कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगा राइस के लिए, बिल्कुल जी। ये जो कांग्रेस है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कटक में ये शुरू किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है लीडिंग कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है राइस का। स्पेशली हमारे जो किणकी वाले राइस होते हैं ना, वो चाइना को और ऐसी कंट्रीज को हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ठीक है, हम वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन में टॉप पर नहीं है, चाइना इज द टॉप प्रोड्यूसर, लेकिन हम लोग कंज्यूमर्स भी बहुत बड़े हैं और एक्सपोर्टर्स भी विश्व के अंदर सबसे बड़े हैं, ठीक है जी। तो याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म लिख लो बेटा, ये लिखा देती हूं आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो बेटा यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। तो कहा गया, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो कहती हैं, वो बताती हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तब ऐसे हालात नहीं थे। आज हम लीडिंग प्रोड्यूसर जो है, कंज्यूमर हैं, एक्सपोर्टर हैं, लेकिन जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था ना, तब ऐसे हालात नहीं थे। तब तो हमें अपनी पूरे दिन का जो खाना होता था ना, वो डिमांड भी पूरा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा यत्न करने पड़ते थे। इसीलिए हमने 5 ईयर प्लानिंग में अपना पहला प्लान बनाया, जिसपे एग्रीकल्चर पे हम लोगों ने फोकस किया कि यार इंडस्ट्रीज दूसरे देश से कंपटीशन बाद में देखी जाएगी, सबसे पहले यार अपने देश में जो भुखमरी फैली हुई है उसको तो रिमूव करें। तो अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे देश की स्थिति थी ना, वो बहुत ज़्यादा खराब हुई पड़ी थी। तो खाने के मामले में सेल्फ रिलायंट हमको बनना था, आत्मनिर्भर हमको बनना था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस इंस्टीट्यूट की वजह से भी इंडिया जो है आज लीडिंग कंज्यूमर और एक्सपोर्टर बना हुआ है, ठीक है जी। तो याद रखना, छोटा सा ही सवाल है, ये कहां पर हुई है मीटिंग? कटक के अंदर। अगले सवाल पे हम चलते हैं। Who inaugurated the 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन फिजी? फिजी के अंदर 12वीं हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है, विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है, मीटिंग सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं ना, वो किया गया है, ठीक है। तो इसको इनॉग्रेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, काफी धांसू बंदे हैं, आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, ठीक है। डरते वरते नहीं किसी से, इंटरनेशनल लेवल पे सवाल पूछ लेना तो बड़ा ठोक के जवाब देते हैं, बड़े मतलब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है। सो इन्होंने शुरू किया है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी के अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सिटवेनी रबुका, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 15 फरवरी को। कहां पे? नाडी में। और नाडी किधर पड़ता है बेटा? फिजी के अंदर, ठीक है जी। तो नाडी इज इन फिजी, तो फिजी में ही ये शुरू हुआ है, ठीक है। थीम क्या है बेटा? थीम है
हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हिंदी जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लेके जाना है। तो कल की क्लास में पढ़ा था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मेकिंग द मशीन एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन। मानव के जितना, ह्यूमन के जितना इंटेलिजेंट बनाना है हमने मशीन को, तो उसको बनाने के लिए जो है हम लोग बहुत यत्न कर रहे हैं। लेकिन हिंदी को भी बीच में ऐड करना है। कल की क्लास में हम लोगों ने किया था ना कि भाई भाषिनी आया है तो हर भाषा के अंदर हम लोग अपना जो है काम करने वाले हैं, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर काम कर सकें। ठीक है, तो यही हमारा इस बार थीम रहेगा कि ट्रेडिशनल हिंदी को जो है, नॉलेज जो है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने लेके जाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। ये पहली बार हो रहा है बेटा कि फीजी में हम लोग जो है इस सम्मेलन को करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बार ये फीजी के अंदर जो है हो रहा है। और पहला विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुआ था 1975 में, जिस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है जी, तो याद रखना ये पॉइंट, नागपुर के अंदर पहली बार 1975 के अंदर विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है हुआ था। ठीक है, तो ये तो बेटा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की बात हमने की। लेकिन एक आपने सुना होगा कि हम लोग हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो बेटा हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर को। क्यों भाई? क्योंकि 1949 में इसी दिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि जो संविधान सभा थी ना, उसने क्या किया था? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो आपको पता है ना बेटा, हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर हम 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, और हिंदी या इंग्लिश कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो नेशनल लैंग्वेज का खिताब तो देखो किसी भाषा को नहीं मिला, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश 22वें शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। तो ये बात याद रखना है, 8वें शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, जिसमें इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश अलग से जो है वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं हमारे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। ठीक है जी, तो देखिए लोगो भी देख लीजिए आप लोग, कैसा लोगो हमने बनाया है। ठीक है, ऊपर केले के पत्ते लगाए हैं, नीचे कमल का फूल खिलाया है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको पेपर में कई बार लोगो वोगो से सवाल आ जाते हैं कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन है। ये तो अपना झंडे वाला, तिरंगे वाला कलर है, और भी 2-4 नारंगी, बैंगनी वगैरह ऐसे रंग भी तुमको याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस कंट्री ने स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है डिक्लेयर कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से? तो आपने सुना होगा कि अभी अभी साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है साइरल रामाफोसा, उन्होंने क्या किया है, हमारे साउथ अफ्रीका को स्टेट ऑफ डिजास्टर कंसीडर कर दिया है। बेटा ये कहानी आज की नहीं है, 2007 से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के अंदर हैं। ठीक है, इनके एरिया के अंदर यार करप्शन इतनी ज्यादा हो रही है ना कि जो भी बिजली बनाने का काम है ना, वो सारा घपला करके पैसा खा लिया जाता है मंत्रियों के द्वारा। इसी वजह से इनके एरिया के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, और 2022 में तो बेटा हद ही हो गई। 2022 के अंदर तो साल में आधे से ज्यादा दिन जो है ना, साल में आधे से ज्यादा जो दिन है ना, टोटल ब्लैकआउट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो भाई इन्होंने पूरे विश्व के अंदर डिजास्टर, स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित कर दिया ताकि दूसरे देशों की निगाह पड़े और हम लोग जो है इनके इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के अंदर हेल्प करें। ठीक है जी, तो इसलिए इन्होंने शो किया है। तो भाई बस थोड़ा सा ना साउथ अफ्रीका न्यूज में है ना, तो थोड़ा सा इसको देख लेना कि साउथ अफ्रीका कहाँ पे है। हमारे अफ्रीका के साउथ वाला हिस्सा जो है उसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है, कैपिटल 3 है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लोग कानून लागू करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का दफ्तर हो गया, अटॉर्नी जनरल का हो गया, प्राइम मिनिस्टर का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के लोग एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं।
केप टाउन इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे हमारे भी लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा हमारे देश में होती है ना, और स्टेट्स के अंदर विधानसभा विधान परिषद होते हैं, उसी तरीके से जो है इनकी केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। और जुडिशियल कैपिटल यानी कि जहाँ पे इनकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगी, वो वाली कैपिटल है ब्लॉइम फॉन्टेन। ठीक है, तो ये 3 कैपिटल्स आपको याद रखनी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो पेपर के अंदर पूछी जाती है वो प्रिटोरिया ही पूछी जाती है। तो हो सकता है 90% केसेस के अंदर आपका जो ऑप्शन आएगा ना वो प्रिटोरिया के हिसाब से आएगा। ठीक है जी। प्रेसिडेंट कौन है इस समय? साइरल रामाफोसा। करेंसी कौन सी इस्तेमाल करते हैं? साउथ अफ्रीकन रैंड इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैप आप लोग देख लीजिए कि इधर कैपिटल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। लार्जेस्ट सिटी इसकी जो है वो जोहान्सबर्ग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना कि जोहान्सबर्ग इसकी लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है जी, तो बस इतना ही थोड़ा सा याद रखना होता है जब भी कोई कंट्री हमारे न्यूज में आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज नेशनल एक्रेडिशन सिस्टम रैंकिंग इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। ठीक है, अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो भी कुछ हम लोग बनाते हैं, जैसे देखो हम लोग अपने घर में इंटीरियर करवाते हैं ना, जिसमें हम लोग अपना लिविंग रूम बना रहे हैं, स्टडी रूम बना रहे हैं, तो ये सब कुछ हम करते हैं, इसको हम करते हैं अपने घर के अंदर, हमने इंटीरियर डिजाइनिंग की है। तो बेटा ये जो देश है ये भी तो अपना घर ही है ना, तो पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आप ब्रिजेस बना रहे हैं, आप हाईवेज बना रहे हैं, आप 6 लेनिंग सड़कें बना रहे हैं, आप हेलीपैड्स बना रहे हैं, आप ट्रेन सिस्टम बढ़िया कर रहे हैं जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये सब चीजें हमारे देश में ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आती है। ठीक है, तो भाई अभी ग्लोबल लेवल के ऊपर, विश्व लेवल के ऊपर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स 2021 के अंदर इन्होंने क्या किया था? सर्वे शुरू किया था। तो बेटा नाम 2021 से ही आपको याद रखना है, ये नहीं समझना कि 2 साल पुराना करंट अफेयर हम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करी है उसकी रिपोर्टिंग अब आई है। तो इंडिया का जो इस समय रैंक है वो इंडिया का रैंक पूछने जा रहे हैं कि इंडिया ग्लोबली जो है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में किस रैंक के ऊपर आ चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। ग्लोबल है तो बेटा 184 वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करके बैठी हैं, यानी कि 184 देशों के अंदर हम लोगों ने इसको जो है चूज किया है। ठीक है, जिसमें से इंडिया का ओवरऑल रैंक बेटा 5वें नंबर पे आया। बहुत अच्छा रैंक है 184 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपको दिख रही है, विकास दिख रहा है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन रैंकिंग की बात करें तो 9th स्पॉट पे हैं हम लोग। मीटियोरोलॉजी सिस्टम जो कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग वाला सिस्टम होता है ना वो वाला, ठीक है, तो उस सिस्टम में हम 21वें नंबर पे आए हैं। टोटली विश्व के अंदर हम बात करें तो जर्मनी इस लिस्ट का टॉपर है। ठीक है जी, फिर चाइना, यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, इस तरीके से ये टॉपर्स में आते हैं। ठीक है, और इंडिया का जो रैंक है वो 5वां रैंक हमारे पास आता है। ठीक है जी, अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल है, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है भाई कि इन्होंने ही हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने और उसकी क्वालिटी भी अच्छे से देखनी है। ऐसा नहीं कि ब्रिज तो बना लिया लेकिन बारिश आई और ब्रिज गिर गया नीचे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी चेक करनी है कि कैसा मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 1997 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड जो हमारा ये ट्रेनिंग वाला प्रोसेस होता है इसके अंदर हम लोगों ने जो है इसको इंडस्ट्रियल ट्रेड और प्रमोशन करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो उसके डिपार्टमेंट के लिए हमने क्या किया, उसके डिपार्टमेंट के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 के अंदर हमने बनाया। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आप लोग कि किस तरीके से हम 5वें पोजीशन पे पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर आ गए हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। नेक्स्ट आखिरी सवाल आज का हम लोग देखने जा रहे हैं। इन विच सिटी डिड रेने जोंडैंग इनॉग्रेटेड अ टेनिस सेंटर? तो कहां पे इन्होंने किया है जी? अभी अभी इन्होंने हाल ही के अंदर जो हमारे पीबीआई यानी कि पीटर बोरवॉश इंटरनेशनल, ये टॉप टेनिस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। ठीक है जी, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा। इनके जो मतलब प्रधान है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है इलीजियम क्लब इन बढ़वन पुणे। ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप की है और सेकंड ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है इन्होंने बनाई है। और इनकी पहली ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया में कहाँ पे है भाई? ऑलरेडी पाडुकोन ड्रेविड सेंटर है बेंगलुरु के अंदर, और दूसरा अब कहाँ पे खुलने वाला है?
बढ़वन पुणे के अंदर। ठीक है जी, तो सवाल का जवाब मिल गया ना कि कहाँ पे इन्होंने शुरू करना है भाई, पुणे के अंदर इन्होंने शुरू करना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सवाल। इसी के साथ आप लोगों से थैंक यू, टाटा, बाय बाय। तो कल मिलेंगे अपन लोग अगली क्लास के अंदर, कल के ताजे ताजे करंट अफेयर्स के साथ। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।